हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने गुलाम वंश को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम खिलजी वंश से जो कि स्टार्ट करने वाले हैं। 1290 से 1320 के मध्य में खिलजी वंश चलता है। और देखिए ये सीरीज है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करें। आप इस वीडियो को देखेंगे ना, आपको कई फैक्ट्स हैं जो कि आपको तैयार हो जाएंगे। बाकी देखिए आप इस बुक के पीछे कई लोग हैं पूछते हैं कि ये बुक कौन से प्रकाशन की। देखिए ये बुक काफ़ी पुरानी है, 2016-17 के आसपास की। बड़ा मुश्किल है कि आपको ये बुक आपको कंबाइंड मिल पाए, क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट एक साथ हैं। बाकी आपको बता दूँ, ये यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। हो सकता है कि आपको अलग अलग क्या कहते हैं सब्जेक्ट की, जेके चोपड़ा इसके राइटर हैं मेन। तो हो सकता है अलग अलग टॉपिक्स की बुक आपको मिल जाए। बाकी आपको अब एक साथ ही बुक नहीं मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी पुराना प्रकाशन है और इसमें शायद ये बुक अब निकलती भी नहीं है। इसमें देखिए आप इस बुक के पीछे मत पड़िए। आपको टॉपिक्स कवर करने हैं तो आप किसी भी बुक से जो अच्छी हो, ऑथेंटिक हो, उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खिलजी वंश से संबंधित ध्यान दीजिएगा। खिलजी वंश जो है तुर्क जनजाति से संबंधित है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये अफगानिस्तान में रहते थे तो इन्हें गैर तुर्क जो है माने जाने लगा था काफ़ी समय तक, जब ये अफगानिस्तान में रहते थे। ठीक है, इसको देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इलबरी वंश का अंत करके नवीन खिलजी वंश का जो स्थापित किया था इन्होंने। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो 1290 से 1296 के मध्य में ये शासन करता है। काफ़ी ज़्यादा वृद्ध रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है महान तुर्की अमीर खिलजियों से घृणा करता था और उन्हें जो है अपदस्थ करना चाहता था। ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है भूतपूर्व में सुल्तान कैकुबाद द्वारा जो दिल्ली के समीप बसाए गए एक नगर था किला खोरी, वहाँ पर रहता था। ठीक है, और बात करें जलालुद्दीन शासन की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है, तो देवगिरी में इसने विजय प्राप्त की थी। इसका श्रेय जाता किसे है, तो इसका भतीजा था जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसको श्रेय जाता, क्योंकि वही सेनापति बन गए हैं जो कि देवगिरी को अपने अंडर में किया था। ठीक है, और इसी के नेतृत्व में तुर्कों का प्रथम अभियान है जो कि दक्षिण भारत में चलाया गया था। तुर्कों ने देवगिरी के जो यादव राजा थे रामचंद्र और उनके बेटे जो थे शंकरदेव, इनको हराकर दिल्ली सल्तनत की अधीनता है जो कि स्वीकार कर ली थी। भतीजे की सफलता से प्रसन्न होता है और उसे बधाई देने स्वयं जो है कड़ा की ओर चल जाता है। रास्ते में जो है गंगा नदी के तट पर जब वो है अलाउद्दीन से गले मिलता है, तो उसी समय पूर्व निर्धारित योजना बनाकर अलाउद्दीन खिलजी जो है मोहम्मद सलीम द्वारा उसकी हत्या जो कि करवा देता है। इस प्रकार क्या होता है, जब ये मर जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अपने दादा को मार के भाई साहब यही बैठ जाता है, यानी भतीजा मार देता है अपने चाचा को। और 20 जुलाई 1296 में ये शासक बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और आपके लिए अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें इसे क्या कहते हैं, तो अली गुरसस्प है जो कि इसका मूल नाम था, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और जलालुद्दीन के भाई जो है शहाबुद्दीन मसूद खिलजी का जो कि पुत्र होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपको वहाँ पर जानकारी जरूर मिली होगी। इसने अपनी चाचा की हत्या कर दी थी और इसने राज्यारोहण जो है दिल्ली में स्थित जो बलवन का लाल महल था वहीं पर इसने अपना राज्यारोहण है जो कि कराया था। इसे जो है राज्यारोहण कराने के बाद इसने जो है सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि है जो कि धारण की थी। और ये खलीफा की सत्ता को इसने मान्यता प्रदान की थी। और इसने यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीत की उपाधि है जो कि ग्रहण की थी। मंगोलों के आक्रमण से इसने रक्षा करने के लिए जो 1304 में इसने जो है सीरी को अपनी राजधानी जो कि बना लिया था। और अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अत्यंत कड़ाई और निष्ठुरता से है जो कि काम किया था। उसने जो है मलिक जहाँ को कारावास में डाल दिया था और उसके जो पुत्र थे उन दोनों को अंधा करवा दिया था। लगभग 2000 मंगोल जो थे ना, जो इस्लाम ग्रहण करके दिल्ली के आसपास बस गए थे तथा गुजरात की लूटपाट का बड़ा हिस्सा मांग रहे थे, तो विद्रोह पर ये उतर आए थे, तो उन सबको भाई साहब इसने मौत के घाटे जो कि उतार दिया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसका जो विद्रोही भतीजा था एक आकत खां को भी इसने वध कर दिया था। सुल्तान का जो भांजा था मलिक उमर और गंगू खां, इनको जो है इन्होंने विद्रोह किया था, इन्हें भी इसने मौत के घाटे जो कि उतार दिए थे। यानी काफ़ी ज़्यादा क्रूर शासक भी था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। दिल्ली के जो हाजी मौला था इसका विद्रोह सरदार जो हमीदुद्दीन है इसने दबा दिया था। अब देखिए इसके जो है विस्तार की बात करें अलाउद्दीन खिलजी को, देखिए गुजरात, रणथंभौर, मेवाड़, मालवा, सिवाना, जालौर, इन सब में इसने कब्जा कर लिया था। देखिए इनके क्रोनोलॉजी भी ध्यान दी गई। गुजरात 1299 में, रणथंभौर 1301 में, मेवाड़ जो है देखिए 1303 में राणा रतन सिंह इन्हीं से संबंधित थे, आपके पद्मावत
पद्मावत मूवी जो थी, मेवाड़ के राजा थे, ठीक है, यहीं पर इसने आक्रमण किया था जब पद्मावत फेमस हुई थी। मालवा राय महालक देव 1305 में, ध्यान दीजिएगा। गुजरात के शासक कौन थे उस समय, तो कर्णदेव बघेला थे। रणथंभौर के हमीर देव थे, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। मेवाड़ के राणा रतन सिंह, सेवाना के शीतल देव, जालौर के कन्हा देव, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 1111 ईस्वी तक देखिए उत्तर भारत में केवल नेपाल, कश्मीर व असम ही ऐसे भाग थे जहाँ पर अलाउद्दीन का अधिकार नहीं थे, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि कथन में क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, ठीक है। और आगे बात करें, देखिए देवगिरी पर विजय 1307 से 1308 के मध्य में इसने किया था, ठीक है। और देवगिरी में देखिए इसने जो है राय रायन की उपाधि प्रदान करके देवगिरी का गवर्नर है जो कि नियुक्त करता है ये, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और देवगिरी पर देखिए जो अभियान चलाया गया था ये मलिक काफूर के उसमें चलाया गया था, सेनापति, ठीक है। इसको देखिए वारंगल की जो विजय होती है, यहाँ के शासक कौन थे, तो प्रताप रुद्रदेव थे, ठीक है। और जो देवगिरी के शासक जो थे ना, इन्होंने जो किया था तो रामचंद्र थे, ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। रामचंद्र है जो कि शीघ्र पराजित हो जाता है और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं और उसे जो है राय रायान की उपाधि देकर देवगिरी का गवर्नर है जो कि नियुक्त कर देता है, ठीक है। वारंगल की विजय के बारे में बताया जाए कि यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव था और ये भी हार जाता है और संधि करके इसने जो है अपनी एक सोने की मूर्ति एक सोने की जंजीर में डालकर आत्मसमर्पण के स्वरूप में मलिक काफूर के पास भेजता है और साथ ही 100 हाथी, 7,000 घोड़े और बड़ी संख्या में रत्न, सिक्के, धन है जो कि देते हैं। और इसी समय जो देखिए संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को दे दिए थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट है तो आप इन्हें छोड़ सकते हैं, उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए दक्षिण भारत की विजय का श्रेय किसे जाता है, तो ध्यान दीजिएगा मलिक काफूर को है जो कि जाता है, ठीक है। यह जो है गुजरात का जो है एक हिंदू जाति का छिजड़ा था जिसे जो है 1,000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, इसी कारण से इसे 1,000 दिनारी भी है जो कि कहा जाता है, ठीक है। सैन्य सुधारों की बात करें, देखिए इसने नकद सैनिकों को जो है इसने नकद वेतन देने की बात है जो कि व्यवस्था कर दी थी, ठीक है। और सैनिकों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण जो है आरजे ममालिक विभाग के अधीन था। और घोड़े के लिए इसने दाग एवं मूल्य पद्धति है जो कि स्टार्ट की थी। और एक घोड़े वाले सैनिक को 134 टका और 2 घोड़े वाले सैनिक को 78 टका अतिरिक्त इसने देने की बात जो है कही थी। राजकीय कारखाने में उच्च कोटि के युद्ध वाले अस्त्र बनाने की इसने व्यवस्था की थी। और सेना में अच्छे प्रकार से निरीक्षण करने वाले सैनिकों को इसने नियुक्त किया था जिसे मुरत्तव है जो कि कहा जाता था, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। सीमाओं की रक्षा करने के लिए पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई इसने और नए दुर्गों का निर्माण कराया, ठीक है। मुस्तक राज नामक एक विभाग बनाया जिसमें भूमि कर से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर की जाती थी। भूमि कर की दर 25% तथा 30% से बढ़ाकर 50% तक है जो कि कर दी गई थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बरनी के अनुसार जो है बिस्वा के आधार पर है जो कि राजस्व एकत्र किया जाता था और इस समय जजिया भी है जो कि लिया जाता था। यहाँ पर देखिए ब्राह्मण स्त्री, बच्चों, पागलों और निर्बलों से जो है जजिया का नहीं लिया जाता था, ये चीज लाइन आपको ध्यान देना है। मुसलमानों से देखिए जक़ात चूँकि एक धार्मिक कर था तो ये मुसलमानों से लिया जाता था, ये एक ऐसा धार्मिक कर था जो कि मुसलमानों से लिया जाता था और इसमें जो है संपत्ति का 1/40 हिस्सा जो है लिया जाता था। खम्स की बात करें तो युद्ध में लूटपाट का जो माल होता था वो जो है खम्स कर कहा जाता था, ठीक है। युद्ध में जो भी लूटा हुआ माल होता था उसका जो हिस्सा दिया जाता था उसे खम्स कहते थे, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और आवास और चराई कर भी है जो कि इस समय लगाया जाता था, ठीक है। और उलूग खां के देखिए विश्वसनीय सेवक कौन था, तो भाई साहब ये मलिक काबुल था जिसे मंडी का सहना नियुक्त किया गया था, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और मंडी में प्रतिष्ठित जो राज्यभक्त बरीद जो थे इन्हें हम गुप्तचर कहते हैं, इन्हें नियुक्त किया गया था इन्हें भी, ठीक है। व्यापारियों को देखिए मंडी ए सहना जो मलिक कबूल था इसके अंतर्गत है जो कि कर दिया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने आदेश दिया था कि राज्य के समस्त प्रदेश के व्यापारी जो हैं सहना की प्रजा है जो कि समझे जाएंगे। चोर बाजारी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया था और इसे निषेध कर दिया गया था यानी बैन कर दिया गया था। राजकीय अन्नागार है जो कि स्थापित की गई थी इस समय और ये क्यों किया गया था, तो अकाल को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए जो कि ये सब चीज़ें की गई थी। यहाँ पर देखिए राशन की व्यवस्था की गई थी जो कि नई सोच को दिखाता है अलाउद्दीन खिलजी तो जो है शासन इनका प्रशासन काफ़ी अच्छा था, ठीक है। ये आगे की सोच कर चलते थे, बस हाँ क्रूर थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बाकी शासन में इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी, ये देख सकते हैं। अलाउद्दीन बाजार नियंत्रण की व्यवस्था जो है चालू की थी और इसमें इसके संचालन के लिए देखिए दीवाने रियासत नामक अधिकारी भी जो कि था और मुहतसिब जो कि सेंसर और नाजिर जो कि नाप तौल से संबंधित अधिकारी हुआ करता था। ये मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए ये विभाग है जो कि बनाए गए थे, ठीक है।
शहाबुद्दीन उमर तथा मलिक काफूर की बात करें तो देखिए मलिक काफूर जो है ये सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अमीरों और अधिकारियों को एक जाली उत्तराधिकार पत्र है जो कि लिखता है, और इसमें 5 या 6 वर्ष के नाबालिग उमर खां को शहाबुद्दीन उमर खिलजी के नाम से जो कि सुल्तान बना देता है और स्वयं उसका संरक्षक जो कि बन जाता है। हिजड़ा होने के बावजूद भी जो मलिक काफूर था इसने शिशु सुल्तान की माँ जो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की पुत्री थी इससे ज़बरदस्ती विवाह कर लेता है, और उसने जो है मृत सुल्तान के पुत्र जो खिज्र खां, सादी खां, फरीद खां, मोहम्मद खां, अब्रू बकर खां, इन सब जो भैया बंदी बना लेता है, समझ रहे हो, जिसके समय में ये सेनापति था उन्हीं के बच्चों को ये बंदी बना लेता है, और मलिक काफूर स्वयं को ही पूर्णतः सुरक्षित समझकर शासन करने लगता है। लेकिन 35 दिन के सत्ता भोग के बाद अलाउद्दीन को जो तीसरा पुत्र होता है मुबारक खिलजी, इसने मलिक काफूर को जो है हत्या करवा देता है और स्वयं सुल्तान का संरक्षक बन जाता है। इसके बाद ये शहाबुद्दीन को भी अंधा करवा देता है और उसको कैद करके स्वयं है शासन करने लगता है। ये देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद मुबारक शाह बनता है। ठीक है, मुबारक शाह के शासनकाल में सबसे अधिक उन्नति गुजरात के सामान्य दास जो थे हसन की हुई थी, जिसे सुल्तान ने खुसरो खां की उपाधि है जो कि दी थी। ठीक है, बढ़नी के अनुसार देखिए मुबारक शाह के बारे में कहा गया है कि ये जो है कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। इसने अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत उल्लाह की है जो कि उपाधि धारण की थी। खुसरो खां की बात करें तो इसने सुल्तान बनने के लालच में उसके विरुद्ध है जो कि षड्यंत्र रच दिया था, किसके, मुबारक शाह के विरुद्ध में। और तारीख मुबारक शाह के जो लेखक हैं उनके अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का खुसरो खां ने 1320 में जो कि वध कर दिया था। ठीक है, प्रसिद्ध जो कवि हैं आपके तूतीय हिंद जिसे हम कहते हैं, यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये दोनों देखिए इनका जीवन जो है ना, इनका साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय में है जो कि शुरू हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ किया, तो कूलागढ़ी में है के महल में है जो कि किया गया था, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, को कैकुबाद के द्वारा है जो कि बनाया गया था। ठीक है, जो कि गुलाम वंश का शासक था। जलालुद्दीन ने देखिए विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई थी और कहा था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मैं मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। ये किसके कथन है, तो जलालुद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन ने जो है मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए 1304 में सीरी को राजधानी बनाता है और वहाँ पर किलेबंदी कर देता है। अलाउद्दीन ने देखिए खलीफा की सत्ता को मान्यता तो दी थी, लेकिन उसने देखिए प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को मंजूर नहीं किया था। ठीक है, उसके समय ये नहीं चल रहा था, यानी जो धर्म के लोग हैं उनकी नहीं चलती थी इसके शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद देखिए नसीरुद्दीन खुसरो शाह बनता है। यह देखिए हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुसलमान बनता और इसे जो है पैगंबर का सेनापति है जो कि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। और हिंदू धर्म को ज़्यादा महत्व देने के कारण नसीरुद्दीन खुसरो शाह को मुसलमान लोग हैं जो कि प्रिय नहीं करते थे, यानी उसको प्रेम नहीं करते थे, उसे वो बुरा मानते थे। गाजी मलिक जो तुगलक हैं, इसने देखिए गाजी मलिक जो तुगलक ने जो दीपालपुर का सूबेदार था, इसने देखिए अनेक अमीरों को साथ में लेकर खुसरो शाह के विरुद्ध जो है ये षड्यंत्र रचता है, और गाजी मलिक तुगलक और खुसरो शाह के मध्य जो कि युद्ध होता है, इसमें क्या होता है, खुसरो शाह पराजित हो जाता है और अमीरों और सरदारों की सहमति से गाजी मलिक जो होता है ये गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और इस प्रकार से क्या होता है कि महान खिलजी वंश का अंत हो जाता है और तुगलक वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, भारत में मंगोल आक्रमण की बात करें तो देखिए मंगोल आक्रमण 1241 में सबसे पहले होता है बहराम शाह के समय में, और इसको देखिए मंगोल आक्रमण 1292 में होता है जलालुद्दीन खिलजी के समय में, और मंगोल आक्रमण 1296 में 1309 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के समय में है जो कि होता है। अब देखिए तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, काफ़ी समय तक ये शासन चला था। यानी अगर बात करें हम यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा शासन किसने किया था, तो ये शासन किया था तुगलक वंश ने। कब से कब तक देख सकते हैं, 1320 से 1414 के आसपास है जो कि इन्होंने शासन किया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। देखिए पहला शासन कौन था, तो पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, और इसी को हम गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक कहते हैं, और तुगलक वंश का संस्थापक था। इसके जो पिता थे करौना तुर्क में, और करौना तुर्क थे, और माता जो है पंजाब के जाट की पुत्री थी। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। देखिए इनके जो पिता थे इनके पिता जो बलवन जो थे तुर्कीदास थे, अतः उनमें जो है हिंदुओं की विनम्रता और कोमलता तथा तुर्कों का पुरुषार्थ व उत्साह का मिश्रण है जो कि देखने को मिलता है। ठीक है, इनके समय में लगभग 29 बार है जो कि मंगोलों का आक्रमण है जो कि होता है।
ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। गाजी या काफिरों को घातक की उपाधि जो कि इसने धारण की थी, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। गाजी मलिक ने अपने अधिकारियों को अच्छा वेतन दिया था। इसने अपनी आर्थिक नीति का आधार जो है संयम यानी रस्म ए मियान को बनाया और लगान के रूप में 1/10 या 1/12 भाग है जो कि वसूला। इसने देखिए इसने जो है नहरों को निर्माण में काम करने वाले पहला शासक था और महत्वपूर्ण शासक था जिसने नहरों के निर्माण में काम किया। इसका जो पुत्र था जौनक खां, इसके स्वागत के लिए दिल्ली में जो है देखिए तुगलकाबाद जो नसीरुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शहर था, इसमें देखिए यहाँ से 6 मील की दूरी पर अफगान में एक लकड़ी का भवन बनवाया। यहाँ पर इसने विचार किया था कि जौनक खां ने इस भवन को इस ढंग से बनवाया था कि एक विशेष स्थान पर हाथियों को स्पर्श से ये गिर पड़े थे, जिसके कारण से वहीं पर ये इनकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। जौनक खां के यहाँ पर जौनक खां सुल्तान बन जाता है और गयासुद्दीन की जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक यही जौनक खां है जो कि बनता है। पिता की मृत्यु के बाद देखिए जौनक खां जो है मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में है जो कि शासन करता है। इसका शासनकाल 1325 से 1351 के मध्य में है जो कि चलता है, ठीक है। अब देखिए पिताजी की मृत्यु पर उसने जो है 40 दिन का शोक है जो कि रखा था। इसके बाद इसने अपना राज्याभिषेक कराया। 1326-27 में गुजरात के ख्वाजा जहाँ जो हैं इनके नेतृत्व में शाही सेनाओं ने जो है सुल्तान का जो चचेरा भाई था और सागर के हकीम जो थे बहाउद्दीन गुरसस्प, इनके विद्रोह को दबाया और गुरसस्प को यहाँ पर पकड़ लेते हैं और उनकी खाल खिंचवा देते हैं। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट है दक्षिण में जो आपके हिंदू जो भाई थे ना हरिहर और बुक्का, इन्होंने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य जो है स्थापित किया था। किसके समय? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में किया था, ठीक है। इसके अलावा जो कन्हैया एक व्यक्ति था, इसने वारंगल में स्वतंत्र राज्य है जो कि स्थापित किया था, ठीक है। 1337 ईस्वी में जो सोनार गांव यानी जो बंगाल में था गयासुद्दीन बहादुर के पश्चात नियुक्त किए गए जो हाकिम फखरुद्दीन मुबारक शाह जो था, इसने स्वतंत्र राज्य जो कि स्थापित कर लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं इनके शासन में काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्र शासन है जो कि स्टार्ट हो गया था। 1342 में इन्होंने देवगिरी के विदेशी मूल के जो मुस्लिम शासक हसन गंगू थे, इन्होंने जो है अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण करके स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कर दी थी। इन्होंने भी स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। बदायूं क्या करता है कि बदायूं इनके बारे में लिखता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि यह इस तरह का राजा था जो अपनी प्रजा से मुक्त हुआ और प्रजा अपने राजा से जो कि मुक्त हुई। अलाउद्दीन के द्वारा देखिए मुखिया जिसे हम मुकद्दम कहते थे, जमींदार जिसे हम खूत कहते हैं और साधारण किसान को बलहार कहते थे, इनसे संबंधित आदेश जारी किया और खूतों और मुकद्दमों के अधिकार को यहाँ इन्होंने छीन लिया था। अलाउद्दीन का जो अंतिम अधिनियम था वो क्या था? परवाना नवीस, जिसे हम परमिट देने वाला अधिकारी है जो कि कहते हैं, ठीक है। राजमुंद्री जो अभिलेख है इसमें जो जौनक खान यानी उलूग खां है उसे दुनिया की खान यानी दुनिया का खान है जो कि कहा गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निजामुद्दीन जो औलिया थे इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, ये हनूज दिल्ली दूर अस्त, ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता ये भारत पर आता है और देवगिरी को कुव्वतुल इस्लाम है जो कि कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। देखिए मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में ध्यान दीजिए। ये जो है इसने जो है दोआब क्षेत्र में वृद्धि करता है, कर वृद्धि कर देता है, टैक्स में बढ़ोतरी करता है। इसके बाद देखिए ये राजधानी परिवर्तन करता है। ये राजधानी को क्या कहते हैं दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर लेता है, लेकिन बाद में फिर देवगिरी से दिल्ली पर स्थानांतरित करता है, जिसके कारण से इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है। इसके बाद देखिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा ये चलाता है भाई साहब उस मुद्रा को घर घर में लोग हैं जो कि चलाने लगते हैं, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था भी चौपट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये क्या करता है खुरासान और कराचिल में अभियान चलाता है, लेकिन ये जो अभियान चलाए गए थे काफ़ी गलत समय में चलाए गए थे, ठीक है। यहाँ पर खुरासान में जो अभियान चलाया गया था तो बाद में क्या होता है खुरासान के जो मालिक थे ये जो है इनसे संधि कर लेते हैं, जिसके कारण से इनके सेना के लोगों पर जो खर्च किया जाता है वो सब रूप से बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा जो कराचिल अभियान था ये कराचिल अभियान में जो है एक विशाल सेना भेजी गई थी जो कि दुर्गम जंगली और पहाड़ी रास्तों में भटक गई थी और स्थानीय लोगों ने पत्थरों से ही सेना को खदेड़ दिया गया था और इसमें लगभग जो है 3 सैनिक है जो कि बच पाए थे और जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल सेना भेजी गई थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था,
देखिए फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चचेरा भाई था। इसका जन्म 1309 में हुआ था और इसके पिता जो है थे रजब मोहम्मद बिन तुगलक के सिपाह सलार थे। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। माता जो थी बीबी जैला अबूहर के राजपूत जो थे सरदार रलमल की पुत्री थी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की चूंकि कोई अपनी संतान नहीं थी तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के विपरीत नीतियों के कारण उलेमा और अमीर वर्ग काफ़ी ज़्यादा इनसे असंतुष्ट थे, यानी जो मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो इसके कारण से क्या हुआ, जब फिरोज शाह तुगलक जो है जो कि बनता है तो देखिए अपनी प्रशासनिक लड़ाई और आंतरिक सुरक्षा और रण क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में इसने शुरू किया। फिरोज शाह तुगलक जो है देखिए 1353 में इसने अपना पहला अभियान शमसुद्दीन इलियास के विरुद्ध है जो कि लड़ता है, जो कि ये बंगाल का था। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात जो फैली हुई अशांति का यह लाभ उठाता है और स्वयं को यह स्वतंत्र है जो कि घोषित कर देता है। फिरोज शाह तुगलक के आगमन की खबर पाकर जो इकतला के दुर्ग में ये शरण लेते हैं कौन, शमसुद्दीन इलियास। ये चीज़ भी ध्यान देना है। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने जो है जाजनगर जो कि उड़ीसा में यहाँ पर आक्रमण करता है और जो जगन्नाथ मंदिर है इसको ध्वस्त कर देता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो आसपास में जो भी हिंदू राजा हैं इनको अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। 1361 में देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है नगरकोट यानी कांगड़ा पर आक्रमण करके जो ज्वालामुखी मंदिर था इसको ध्वस्त कर देता है और यहाँ की मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है उसको उसके जो विजय चिन्ह के रूप में है कहाँ पर ले जाता है तो मदीना, मक्का मदीना में है जो कि भेज देता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको देखिए फिरोज शाह तुगलक की गृहनीति की बात करें, देखिए ये जो है इसने अमानवीय दंडों को समाप्त कर दिया और राज्य के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अदालतें स्थापित करने हेतु काजी और मुफ्ती है जो कि नियुक्त कर देता है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने देखिए 24 कष्टदायक जो कर थे काफ़ी ज़्यादा जिनको देने में परेशानी होती थी आम जनता को, उनको ख़त्म कर दिए थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नहरों का निर्माण काफ़ी ज़्यादा करा था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करा था, जैसे यमुना से हिसार, सतलज से घग्गर, सिरमौर से हांसी, विभिन्न नहरों का निर्माण कराता है और कुएं भी ये खुदवाता है और फलों के लगभग 1200 बाग है जो कि ये लगवाता है। और सुल्तान ने जो है देखिए आपका जो फिरोज शाह तुगलक है ये रोजगार दफ्तर की शुरुआत करता है और दीवान खैरात जो कि दान विभाग है उसकी स्थापना करता है। इसके समय में दासों की जो संख्या थी लगभग 1,80,000 तक पहुंच गई थी। और बर्नी तथा शमसे सिराज नामक इतिहासकार जो थे इनको इसने संरक्षण दिया था। फिरोज की जो पुस्तक है फतूहत फिरोज शाही की ये रचना करता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और इसमें देखिए जो विद्वान है एक अजाउद्दीन खालिद, ये फारसी में अनुवाद 300 प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का ये अनुवाद करते हैं और इसको देखिए नाम क्या दिया जाता है तो दलियाते फिरोज शाही है जो कि नाम दिया जाता है। ठीक है। इसने जो है बड़ी संख्या में तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए जिन्हें हम अद्धा एवं बिक कहते हैं, यानी तांबे के सिक्कों को अद्धा और चांदी के सिक्कों को बिक। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल इल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्यों को अंकित कराया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक की बात करें देखिए हिसार फिरोजा, जौनपुर, फिरोजाबाद नगरों की है जो कि ये स्थापना करता है। अफीक के अनुसार देखिए सुल्तान यानी जो फिरोज शाह तुगलक था इसने एक घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करवा सके। मोहम्मद बिन तुगलक ने देखिए 144 ग्रेन का जो असली यानी जो चांदी का सिक्का है उसे वो जारी करता है। नसरुद्दीन महमूद के काल में मंगोल नेता जो थे तैमूर का आक्रमण होता है कब? 1398 में। नसरुद्दीन महमूद के लिए लोग व्यंग्य में कहते थे कि शाह ए जहाँ की सल्तनत दिल्ली से पालन तक बस फैली हुई है। ठीक है, यानी एक प्रकार से व्यंग्य किया गया था क्योंकि शासन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था और काफ़ी छोटा हो गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए तैमूर का भारत पर आक्रमण की बात करें तो तैमूर मंगोल नेता जो था चंगेज़ खां का वंशज था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। जो तैमूर था यह मंगोल नेता जो था चंगेज़ खां का वंशज था और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। पीर मोहम्मद ने सुल्तान के सारंग खां को पराजित करके दीपालपुर और पाकपट्टन के प्रदेशों पर अधिकार कर लेता है। अप्रैल 1398 में तैमूर जो है समरकंद जाता है उज्बेकिस्तान के आसपास के एरिया में और अक्टूबर 1398 में मुल्तान जो है पाकिस्तान में यहाँ पर लूटपाट करता है। इसके बाद जो देखिए सिरसा कैथल होते हुए 7 दिसंबर 1398 में दिल्ली के जहानुमा नामक स्थान पर यह पहुंच जाता है। 1399 में भारत की अपार धन संपत्ति और कुशल कारीगर को देखकर ये
देखता, जिससे काफ़ी ज़्यादा मंत्रमुग्ध होता है। और लौटते वक्त तो ये खोखरों की शक्ति को ये इसने नष्ट कर दिया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसके बाद आपका सैयद वंश आता है, तो देखिए सैयद वंश को हम अगली वीडियो में देख लेंगे, ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसे हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन या आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।